नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद प्यारे दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लर्न विथ डीएस सर पर। साथियों, आज की इस क्लास में हम आप सभी के लिए लेकर के आए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्ज़ाम के लिए रीजनिंग का एक बेहतरीन प्रैक्टिस सेट। प्यारे दोस्तों, आज की इस क्लास में हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 54 यानी कि 54वें नंबर का रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट होगा। और इससे पहले के यदि आपने पिछले रीजनिंग के 53 यानी कि 53 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप पिछले पार्ट को भी देखिएगा। वहाँ पर भी हमने बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कवर किया है जो आपके यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। साथियों, इसके अतिरिक्त बात करते हैं आज की इस क्लास की, तो कुछ इस प्रकार से प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। जैसे कि आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8 है जिसमें लिखा है निम्न में से अगली आकृति क्या होगी। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर 4 आकृतियां हैं। इसके बाद इसी श्रृंखला में एक 5वें नंबर की आकृति आएगी जिसको हम जानेंगे इस प्रश्न में वो 5वें नंबर की आकृति कौन सी होगी। इसके अतिरिक्त हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 जिसमें लिखा है चोर, न्यायाधीश और अपराधी। प्यारे दोस्तों, 3 शब्द दिए गए हैं। इन तीनों शब्दों के बीच में हमें सही वेन आरेख ज्ञात करना है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की इस प्यारी सी क्लास को। उससे पहले एक जानकारी ले लीजिए, बेसिक सी जानकारी है। यदि आप लोगों का पीडीएफ में इंटरेस्ट है, अगर आप पीडीएफ से प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए डीएस सर ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहाँ से आप लिंक पर जाएंगे, जैसे ही टेलीग्राम पर पहुँच जाएंगे वहाँ पर आपको डेली के बेसिस पर क्लास की इन्फॉर्मेशन और पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है। तो आप पीडीएफ के लिए टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें। इसके अतिरिक्त आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह की और की क्लासेस के लिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका सभी प्यारे साथी उत्तर बताएंगे। प्रश्न नंबर 1 जिसमें बोला गया है दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द चुनिए, यानी कि संबंध ज्ञात करना है। सादृश्यता का एक महत्वपूर्ण सा प्रश्न है। बोला गया है प्यारे दोस्तों, पार्लियामेंट का संबंध अगर ग्रेट ब्रिटेन से है तो कांग्रेस का संबंध किससे हो जाएगा। देखो, पार्लियामेंट क्या होती है प्यारे दोस्तों, याद रखेंगे। पार्लियामेंट की अगर बात करते हैं तो ये एक प्रकार की संसद है। क्या है? पार्लियामेंट एक प्रकार की संसद है। कहाँ की संसद है? तो ग्रेट ब्रिटेन की है। कहाँ की है प्यारे दोस्तों? ग्रेट ब्रिटेन की। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। जैसे हमारे भारत में संसद है, अभी नया संसद भवन हम लोगों का बना है, ठीक उसी प्रकार जो संसद भवन ब्रिटेन का है उसको प्यारे दोस्तों हम लोग पार्लियामेंट कहते हैं। ठीक, हमें बताना है कि कांग्रेस क्या है। भाई, आप लोग बोलोगे कि सर जो कांग्रेस है ये भारत की एक राजनीतिक पार्टी है, वर्तमान में लोकसभा चुनाव भी लड़ रही है। लेकिन भैया ऐसा संबंध नहीं होता है। संबंध वही होता है जैसे पहले का दूसरे से है तो तीसरे का चौथे से होगा। अर्थात कहीं की भी संसद होगी, कोई ऐसा देश तो होगा ही सर जिसकी संसद का नाम कांग्रेस होगा। और साथियों, अगर हम बात करते हैं उस देश की तो उस देश का नाम है यूएसए। क्या नाम है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। जिस प्रकार पार्लियामेंट ग्रेट ब्रिटेन की संसद है उसी प्रकार यूएसए की जो संसद है वो कांग्रेस है। तो प्रश्न का उत्तर विकल्प नंबर 3 बनेगा। इस बात को सभी प्यारे साथी याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें बोला गया है, क्या बोला है भैया? निम्नलिखित में से श्रेणी में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित श्रेणी में लुप्त संख्या बतानी है। चलिए देख लेते हैं क्या होगा भैया इसका उत्तर। तो सबसे पहले तो श्रेणी हम अलग से लिखते हैं, 22 है। 22 के साथ में प्यारे दोस्तों 24 है। 24 के साथ में यहाँ पर 28 है। 28 के बाद में एक क्वेश्चन मार्क है, यानी कि कौन सी संख्या आएगी वो इसमें भरनी है। इसके अलावा हमारे पास 52 है। ठीक है, क्या है? 52। 52 के बाद में प्यारे दोस्तों 84 है। ठीक है, अब भैया इसको हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं बताओ। आप कहोगे सर इसको हम अंतर से देख सकते हैं क्योंकि ज़्यादा दूर की संख्याएं भी नहीं है। अगर यहाँ पर देखोगे 22 और 24 में प्लस का 2 जुड़ा है भैया। क्या जुड़ा है? प्लस का 2। अगर 24 और 28 में देखोगे तो कहोगे 4 जुड़ा है सर। इसके बाद आगे क्या हो सकता है? और इसके बाद यहाँ पर 52 में क्या जुड़ेगा? लेकिन प्यारे दोस्तों हमें ऐसे पता नहीं चलेगा, तो हम लास्ट वाले से चेक करते हैं लास्ट में कितना जुड़ रहा है। लास्ट में अगर देखने जाओगे तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर 32 जुड़ रहा है। क्या जुड़ रहा है? 32। क्योंकि 32 और 52 ही जब जुड़ते हैं तो 84 आता है। तो आप कहोगे सर अगर हम यहाँ पर प्लस का 2 कर रहे हैं, प्लस का 4 अर्थात इसका डबल हो रहा है, तो हम यहाँ भी इसका डबल करके प्लस का 8 जोड़ दें। आप कहोगे बिल्कुल सही है। और अगली बार में इसका डबल यहाँ पर जोड़ देंगे। क्या करेंगे? अगली बार में इसका डबल जोड़ देंगे। 8 का डबल 16। तो देखते हैं क्या कंप्लीट हो रहा है। आप कहोगे देखिए चलिए 28 में साथियों 8 जोड़ते हैं। 28 में 8 जोड़ोगे तो 36 आएगा। क्या आएगा? 36। प्यारे दोस्तों गौर से समझ लो, 28 में 8 जोड़ोगे 36 और 36 में 16 जोड़ोगे जैसे ही 52 आ जाएगा। तो आप कह सकते हो कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर अगर प्यारे साथियों हम 36 रख दें तो दी गई श्रृंखला हमारी पूर्ण हो जाएगी। 36 दे रखा है विकल्प नंबर 2 में। विकल्प नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 का एकदम सटीक जवाब होगा।
इस बात को सभी प्यारे साथी याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न को भी देखिए दोस्तों। बोला गया है बी दाएं छोर से 8वें स्थान पर है। यदि बी को 5 स्थान बाईं ओर स्थानांतरित किया जाता है तो बी बाएं छोर पर होगा। पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं? भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले तो देख लो दायां बायां कौन होता है। जो हमारा सीधा हाथ होता है उसी तरफ हमारी दाईं दिशा होती है, यानी कि इसको इंग्लिश में राइट बोलते हैं। जबकि जो हमारा लेफ्ट हैंड होता है उस तरफ हमारी कौन सी दिशा होती है? बाएं दिशा होती है, और इसको इंग्लिश में लेफ्ट बोलते हैं। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। तो प्यारे दोस्तों प्रश्न में बोला है कि बी जो है वो दाएं छोर से 8वें स्थान पर है, अर्थात इस स्थान से, गौर से देखेंगे, अर्थात जो हमारा बी है वो यहाँ से 8वें स्थान पर है। इस बात को याद रखेंगे। यहाँ से जो बी है वो 8वें स्थान पर है, तो हम बी बराबर यहाँ पर 8 लिख देंगे। लेकिन प्यारे दोस्तों बोला है यदि बी को 5 स्थान बाईं ओर स्थानांतरित किया जाए। बाईं ओर मतलब यहाँ से उठा करके 5 स्थान इस तरफ ले आओ। भैया 5 स्थान का मतलब है पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, चौथा स्थान और 5वां स्थान। तो मैंने कहा 5 स्थान, गौर से देख लो, 5 स्थान हम बी को यहाँ पर ले आए। भाई जब 5 स्थान बी को ले आए तो बी यहाँ पर आ गया। वो कह रहा है कि वो पंक्ति में बाएं छोर पर हो गया, अर्थात इसके बाद कोई बच्चा ही नहीं बचा। गौर से समझो, जब ये बाएं छोर पर हो गया यहाँ पर, यहाँ से खत्म लड़के, चूंकि बाएं छोर पर लास्ट था, लास्ट हो गया। अब कह रहा है पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं। तो आप क्या बोलोगे सर? देखो गौर से समझो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर ये जो बी रहा होगा इसके पीछे कितने बंदे होंगे? आप कहोगे सर जो बी रहा है इसके पीछे हमारे जो बंदे होंगे वो 7 होंगे, अर्थात बी के साथ 8 है। तो 8 के बाद 9, 10, 11, 12 और 13, कितना हो जाएगा? 13। जल्दी से बताओ। आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही बात है। तो क्या पंक्ति में 13 बच्चे होंगे? आप कहोगे हाँ सर, विकल्प नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर है। एक बार फिर से समझो, देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, हो क्या रहा है, गौर से समझ लो। मैंने कहा प्यारे दोस्तों अगर बी हमारा 8वें स्थान पर था दाईं छोर से, तो अब उसे 5 स्थान मैंने यहाँ पे खिसका दिया, अर्थात 1 स्थान, 2 स्थान, 3 स्थान, 4 स्थान और 5 स्थान। तो कह रहा पंक्ति में अब वह कितने, सॉरी वह बाएं छोर पर हो गया और पंक्ति में कितने बच्चे हैं? तो आप कहोगे 8 तो यहाँ पर थे, 5 यहाँ से खिसके, तो क्या बोल दोगे? सीधे 13। जल्दी से बताओ क्या प्रश्न समझ में आया? क्या इसका यही उत्तर होगा? आप लोग बोलोगे हाँ सर, क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर होगा विकल्प नंबर 2। इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाओ। अच्छा क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें बोला गया है गुणा का अर्थ जोड़ है, जोड़ का अर्थ भाग है, माइनस का अर्थ गुणा है और भाग का अर्थ माइनस है। तो दिए गए समीकरण का उत्तर क्या होगा? तो भैया ऐसे प्रश्न में तो हम समीकरण लिखते हैं। क्या करते हैं? समीकरण। समीकरण में पहले पे 9 है, गुणा के स्थान पर जोड़ है तो जोड़ लिख देंगे, 5 लिखेंगे। माइनस का अर्थ प्यारे दोस्तों गुणा है तो हम यहाँ पर गुणा लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद 12 है, इसके बाद जो प्लस है, जोड़ का अर्थ भाग है तो भैया हम यहाँ पर भाग लगा देंगे, किससे? 3 से। इसके बाद में भाग का अर्थ क्या है? भाग का अर्थ माइनस है तो माइनस लगा देंगे। अब प्यारे दोस्तों हम लोग यहाँ पर बोर्ड मास लगाएंगे, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, BOD, उसके बाद में MAS, ठीक है, ये हो गया बोर्ड मास। तो ब्रैकेट ऑफ करेंगे, ब्रैकेट ऑफ है नहीं तो डिवाइड से शुरू कर देंगे। कहाँ से? डिवाइड से। D4 डिवाइड, डिवाइड कहाँ पर है? यहाँ से काटोगे, 4 तिया 12, इसमें गुणा हो जाएगा 5 का, और यहाँ पे आगे प्लस होगा तो 9 आगे हो जाएगा और माइनस पीछे, तो 9 तो ये होगा ही, ठीक है। गौर से समझो, ये हमारे पास 9 तो होगा ही, 5 चौके 20 ये हो जाएगा प्यारे दोस्तों, और माइनस का 1 यहाँ से हो जाएगा, तो 20 9 29 में से 1 चला जाएगा। तो क्या बोलोगे साथियों? प्रश्न नंबर 4 का उत्तर होगा 28। लेकिन 28 कहाँ पर दिया है? तो विकल्प नंबर 4 में है। प्यारे दोस्तों प्रश्न नंबर 4 का उत्तर विकल्प नंबर 4। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बोर्ड मास के माध्यम से हम सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों यहाँ पर अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें अरेंजमेंट करना है, यानी कि शब्दकोश के अनुसार शब्दों को व्यवस्थित करना है। तो प्यारे साथियों गौर से समझेंगे, यहाँ पर कुछ लेटर हैं, यानी कि 5 शब्द दिए गए हैं, 5 समूह दिए गए हैं। तो गौर से देखो, इन 5 समूह में कोई ऐसा लेटर है कि कॉमन है। आप कहोगे हाँ सर कौन सा लेटर कॉमन है? आप बोलोगे सर एस पहले में भी है, एस दूसरे में भी है, एस तीसरे में भी है, एस चौथे में भी है और एस 5 में भी है। तो हम कहेंगे भैया एस से छेड़छाड़ मत करो, कोई बात नहीं। अब देखो इनमें से अब कौन आएगा? तो आप बोलोगे अगर मैं कुछ ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे रखूंगा, 2 यहाँ पे रखूंगा, 3 यहाँ पे रखूंगा, फिर 4 रखूंगा, फिर 5, इन सभी को एक एक करके देखेंगे। तो देखो ऑप्शन नंबर 1 में जो अगला लेटर आएगा वो ओ होगा। ओ होता है प्यारे दोस्तों 15 पर। ऑप्शन नंबर 2 में भी 15 आएगा, चूंकि ओ ही तो है। ऑप्शन नंबर 3 में एच है तो 8 आएगा, एच 8 पर होता है। ऑप्शन नंबर 4 में एच है तो ये 8 पर आएगा, ठीक है। इसके बाद ऑप्शन नंबर 5 को देखेंगे तो ये 14 है, एन। इस बात को याद रखेंगे। तो गौर से देख लो साथियों,
आप कहोगे सर ठीक है। अब बताओ इसमें सबसे पहले कौन आना चाहिए, तो बोलोगे 15 तो सबसे लास्ट में, दो बड़ी संख्या है, और 8 8 सबसे पहले आना चाहिए। तो इससे कन्फर्म नहीं हो रहा कि 3 से शुरुआत होगी या 4 से, तो एक एक लेटर और बाद में चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से देखोगे आप लोग ओ के बाद तीसरा लेटर यहाँ पर पहले वाले विकल्प में क्या है, तीसरा लेटर की बात कर रहे हैं, तो 21 यानी कि यू है, ठीक है। उसके बाद में तीसरा लेटर दूसरे नंबर में क्या है, तो आप बोलोगे सी है यानी कि 3 है। तीसरे नंबर ऑप्शन में फिर से क्या है भैया, आप बोलोगे ओ है, ओ का मतलब 15 होना चाहिए तीसरा लेटर। और तीसरा लेटर विकल्प नंबर 4 में क्या है, ए, जो कि 1 पर होता है। इसके बाद विकल्प नंबर 5 को देखोगे, ये 15 है। तो आप क्या कह सकते हो साथियों, आप यहां से कह सकते हो कि उत्तर सर हमारा आ गया। उत्तर क्या आ गया, शुरुआत विकल्प नंबर 4 से होगी, दूसरे नंबर पर विकल्प नंबर 3 होगा, और तीसरे नंबर पर यहां पर हमारा 5 नंबर। गौर से समझो, शुरुआत किससे होगी, विकल्प नंबर 1 से, 4 नंबर से, क्योंकि यहाँ पर सबसे छोटा 1 आया है, तो सबसे पहले तो ए ही आता है ना ABCD में। आप कहोगे हाँ सर, तो विकल्प नंबर 4 से शुरुआत होगी, तो 4 से जहां पर ऑप्शन शुरू कर रहा है वो सही होगा। तीसरा वाला गलत है, पहला वाला गलत है, ठीक है, चूंकि 5 से और 3 से शुरुआत कर रहे थे। अब देखो दूसरे नंबर पर क्या आएगा, आप बोलोगे सर विकल्प नंबर 3 आएगा, दूसरे पर विकल्प 3 हो जाएगा। तीसरे पर क्या होगा, तीसरे पर भैया ये 14 था ना, तो 15 और 14, तो 14 पहले आना चाहिए। आप कहोगे हाँ सर, तो तीसरे नंबर पर विकल्प नंबर 5 होगा। प्यारे दोस्तों, तीसरे नंबर पर विकल्प नंबर 5 ऑप्शन नंबर 4 में नहीं है, तो गलत है। विकल्प नंबर 2 इस प्रश्न का एकदम सही जवाब होगा। और यहाँ से जो चौथे नंबर पर आएगा वो दूसरे नंबर का विकल्प होगा, क्या होगा, दूसरे नंबर का। और 5वें पर जो आएगा वो 1 नंबर का विकल्प। तो हम यहाँ से कोडिंग निकाल पाएंगे, इनका जो क्रम होगा वो होगा 4 3 5 2 1, जो कि हमें विकल्प नंबर 2 में दिया है। यही इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न में आ जाओ साथियों। अगला प्रश्न एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। इस प्रश्न का उत्तर कौन सा प्यारा साथी बताएगा, जल्दी से बता दो। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है, उसे चुनिए जो 3 अन्य से भिन्न है। बताओ भैया कौन सा है ये 3 अन्य से भिन्न, कोई बता सकता है आप लोगों में से। आप कहोगे सर पहले नंबर में वर्ग दिया है, और दूसरे नंबर की बात करते हैं तो यहाँ पर वृत्त दिया है, तीसरे नंबर में आयत दिया है, और चौथे नंबर में त्रिभुज दिया है। तो इस प्रकार से आप किसे विषम बता सकते हो, कोई है प्यारा साथी जो बता पाए इसका उत्तर क्या होगा, चलिए बताइए। वर्ग की बात करते हैं तो वर्ग क्या है, आप कहोगे सर वर्ग एक आकृति होती है। क्या होती है, वर्ग प्यारे दोस्तों क्या है, एक प्रकार की आकृति है। वृत्त भी एक आकृति है। वर्ग कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है, देखो इस प्रकार से। वृत्त हमारा कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। आयत कुछ ऐसा होता है जिसकी 2 भुजाएं सम्मुख समान होती हैं, जबकि ट्राइंगल कुछ इस प्रकार से होता है। तो अब आप बता सकते हो इनमें कौन सा आपका उत्तर बन सकता है, भैया बताओ जल्दी से, आपके पास टाइम है 5 सेकंड का, जल्दी से बता दो। इस प्रश्न का उत्तर आपके अनुसार क्या होना चाहिए, आपके पास 5 सेकंड का समय है, बताओ। तो क्या कह सकते हो भैया, हम सीधा सा कह सकते हैं यार, क्यों समय लगा रहे हो यार, आप सीधा सा ना बोल सकते हो। ये चार भुजाओं से बनी है, किससे, 4 भुजा से। ये दोस्तों भी 4 भुजा से बनी है, किससे, 4 भुजा से। और दोस्तों आप यहाँ भी कह पाओगे कि ये 3 भुजा से बनी है, किससे, 3 भुजा से। लेकिन जब व्रत जो व्रत है वो तो कोई भुजा से ही नहीं बना है, तो यही विषम है। क्या है, अन्य सभी से विषम है। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है कि ए बी की इकलौती बेटी है। प्यारे दोस्तों जो ए है ये इकलौती बेटी है किसकी, बी की। इस बात को याद रखेंगे। जिसकी पत्नी सी है, जिसकी पत्नी अर्थात बी की पत्नी कौन है, सी है। ए बी की इकलौती बेटी है जिसकी पत्नी सी है। जो किसके लिए आता है, जिसका, जिसकी, जो किसके लिए आते हैं, जस्ट पीछे वाले लेटर के लिए। जस्ट पीछे कौन सा लेटर है, आप कहोगे सर बी है। तो आप सीधा कह सकते हो ए जो है बी की इकलौती बेटी है, और जिसकी पत्नी कौन है, सी है। तो हम यहाँ पर इसको सी को पत्नी बनाएंगे, बी को पति बना देंगे। कह रहा है दोस्तों डी जो है वो सी का दामाद है। डी जो है वो सी का दामाद कैसे बनेगा, इकलौती पत्नी है ना, सॉरी एक इकलौती पुत्री ए है, तो ये अगर बी की इकलौती पुत्री है तो वो सी की भी तो होगी, क्योंकि ऊपर पति पत्नी है। तो आप कहोगे हाँ, लेकिन इनकी जो शादी है, इसकी बच्ची की शादी, इकलौता दामाद डी कैसे बनेगा, जब ए की शादी हम करवाएंगे डी से। इकलौता दामाद कह रहा है डी जो है वो सी का दामाद हो गया, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। कह रहा है सी का ए के बच्चों से क्या रिश्ता है। ए के बच्चे कहाँ पर आएंगे, आप कहोगे सर ए के बच्चे नीचे आएंगे। ए के बच्चों से जो भी बच्चे आए, बच्चियां हो या फिर बच्चे हो, इनका जो भी रिश्ता होगा वो डी, कह रहा है सी का डी के बच्चों से। तो ये बच्चे क्या बोलेंगे, आप कहोगे सर पप्पा जी बोलेंगे। क्या बोलेंगे इनको, पापा जी बोलेंगे। पापा जी कहाँ पर है, कुछ तो गड़बड़ हो रही है। सी का, ओहो डी का नहीं, यहाँ पर पूछा था सी का, मैं डी का बताने लगा। सी का ए के बच्चों से। ए के बच्चे सी को क्या बोलेंगे, ए के बच्चे सी को बोलेंगे नानी माँ। क्या बोलेंगे, नानी माँ। नानी माँ का मतलब है ग्रैंड मदर, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखेंगे।
प्रश्न में पूछा है सी का ए के बच्चों से, ए के बच्चे कोई होंगे, लड़का या लड़की, अभी मुझे पता नहीं है, लेकिन उसने पूछ लिया कि जब बच्चों से संबंध पूछा है तो से बच्चों से लगा, बच्चे क्या बोलेंगे, नानी माँ बोलेंगे, इस बात को याद रखेंगे। ग्रैंड मदर इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8 भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको देखिए। कहा गया है अधिक भारी सिक्के अधिक मूल्य के होते हैं। कह रहा है अधिक भारी सिक्के अधिक मूल्य के होते हैं। राम का सिक्का मोहन के सिक्के से भारी है। कह रहा है कि जो राम का सिक्का है प्यारे दोस्तों वो मोहन के सिक्के से भारी है। और कह रहा है रमेश के सिक्के से अधिक मूल्यवान है। रमेश के सिक्के से अधिक मूल्यवान है, अर्थात ये जो राम है, राम का सिक्का भारी है। पहले तो देखो क्रम एक तरफ भारी का लगा लेते हैं, किसका, एक तरफ भारी का लगा लेते हैं और एक तरफ मूल्यवान का लगा लेते हैं, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। लेकिन प्रश्न प्यारे दोस्तों एक जैसा ही है, ठीक है। उसने थोड़ी सी कंफ्यूजन की है कि अगर जो सिक्का भारी ज़्यादा होगा वो मूल्यवान भी होगा, अर्थात दोनों के दोनों ऊपर ही आएंगे। तो कह रहा है राम का जो सिक्का है, जो हमारे पास, गौर से समझो, जो हमारे पास राम का सिक्का है वो किसके, मोहन के सिक्के से भारी है। तो मोहन के सिक्के से कैसा हो जाएगा, भारी हो जाएगा। और कह रहा है कि रमेश के सिक्के से अधिक मूल्यवान है। तो रमेश का सिक्का अगर नीचे है, रमेश का सिक्का अगर नीचे है तो राम का सिक्का कैसा है, अधिक मूल्यवान है। कह रहा है नरेश का सिक्का राम के सिक्के से अधिक मूल्यवान है। तो नरेश का जो सिक्का है प्यारे दोस्तों, एन फॉर नरेश का जो सिक्का है वो राम के सिक्के से अधिक मूल्यवान है, तो ऊपर चला जाएगा। इसके बाद बोला है योगेश के सिक्के से हल्का है। भैया नरेश का राम के से तो अधिक मूल्यवान है, लेकिन किससे हल्का है, तो आप कहोगे भारी और हल्के में अगर देखें तो नरेश का जो सिक्का है, किसका, प्यारे दोस्तों गौर से समझो, जो नरेश का सिक्का है वो किससे अधिक हल्का है, कह रहा है योगेश के सिक्के से हल्का है। तो योगेश का सिक्का भारी के ऊपर हो जाएगा, इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद कह रहा है रमेश का सिक्का मोहन के सिक्के से महंगा है। जो रमेश है प्यारे दोस्तों, जो रमेश है उसका सिक्का मोहन के सिक्के से महंगा है। तो मूल्यवान का मतलब महंगा, तो आप कह सकते हो यहाँ पर कि सर मोहन का सिक्का यहाँ पर हो जाएगा, किसका, मोहन का। तो अब देखो नरेश के ऊपर कौन है, योगेश, ये हमारे पास नरेश है, नरेश के ऊपर योगेश यहाँ भी हो जाएगा, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। तो इस तरह से तो कह रहा है सबसे अधिक मूल्यवान किसके पास है, तो आप बोलोगे सबसे ऊपर तो सर योगेश आ रहा है। कौन आ रहा है, योगेश। तो इस प्रश्न का उत्तर बनेगा विकल्प नंबर 3 योगेश। इस बात को सभी याद रखेंगे। देखो उसने बोला है अधिक भारी सिक्के अधिक मूल्यवान है, तो भैया बात एक ही है, अगर भारी है तो मूल्यवान है, इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न में पूछा था मूल्यवान सिक्का, तो मूल्यवान तो हमारा योगेश का ही आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाइए। डायरेक्शन और डिस्टेंस का एक अच्छा सा प्रश्न है, इसको देख लेते हैं। प्रश्न में बोला गया है सोहन बिंदु एक्स से प्रारंभ करके 8 किलोमीटर आगे बिंदु वाई पर पहुंचा। तो मैं मान रहा हूं कि कोई बिंदु एक्स है, यहां पर स्थित है, यहां से सोहन चला है वाई की तरफ, कहां पर, बिंदु वाई की तरफ चला है। गौर से समझेंगे, एक बार इसको मैं मिटा देता हूं। पहले तो ये बिंदु एक्स है, यहां से सोहन बिंदु वाई पर चला, कहां पर, बिंदु वाई पर, और 8 किलोमीटर उसने दूरी तय की है, ठीक है। अभी दिशा कोई नहीं बताई है तो मैं आपको ऐसे ही चला दे रहा हूं रैंडमली। तो कह रहा है सोहन बिंदु एक्स से आरंभ करते हुए वाई पर 8 किलोमीटर आगे पहुंचा। कह रहा है फिर दाहिनी ओर मुड़कर 5 किलोमीटर बिंदु जेड पर पहुंचा। भैया अगर दाहिनी ओर मुड़ना है तो इसका मुख अभी कहां पर है, आप कहोगे सर इसका मुख पूर्व में है, और ये दाहिनी मुड़ेगा तो नीचे आएगा, और नीचे आएगा तो दूरी उसने केवल 5 किलोमीटर तय करी है, और ये पहुंच कहां पर गया है, बिंदु जेड पर, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। कह रहा है फिर दाहिनी ओर मुड़कर 7 किलोमीटर बिंदु ए पर पहुंचा। फिर दाहिनी ओर मुड़ा है, मतलब यहां से भी दाहिनी ओर, दक्षिण में मुख है, दाहिनी मुड़ेगा तो पश्चिम में जाएगा, और पश्चिम में जाएगा तो इसने 7 किलोमीटर की दूरी तय की है, और कौन से बिंदु पर पहुंचा, बिंदु ए पर पहुंचा है, इस बात को याद रखेंगे। इसके बाद कह रहा है फिर दाहिनी ओर मुड़कर 5 किलोमीटर दूर बिंदु बी पर पहुंचा। भैया यहां से भी वो दाहिनी ओर मुड़ गया, अभी रुका नहीं है ये लड़का, ये कह रहा है यहां से भी दाहिनी ओर मुड़ गया, और 5 किलोमीटर, कितना, 5 किलोमीटर की दूरी उसने बिंदु बी पर तय करी। कौन से बिंदु पर, ये बिंदु जो है ये बिंदु बी है। तो कह रहा है बिंदु बी और बिंदु एक्स के बीच की दूरी क्या है। तो भैया मेरी बात को समझ लो, अगर समझ में आ जाए तो आप कहोगे सर ऊपर की टोटल दूरी हमारे पास हमें पता थी 8 थी, कितनी थी ये टोटल दूरी, 8। इसके बाद यहाँ से दूरी 5 आई थी, और ये दूरी हमारे पास कितनी थी, 7 थी, और यहाँ से दूरी हमारे पास 5 फिर से आ गई। तो ये एक आयत बन गया सम्मुख भुजाओं वाला। तो अगर सम्मुख भुजाओं में पूर्व की 5 है तो पश्चिम की 5, अगर दक्षिण की 7 है तो उत्तर की भी 7। तो आप कहोगे साथियों यहाँ से इस बिंदु से इस बिंदु के बीच की दूरी कितनी बची, भैया टोटल 8 थी, 7 निकल गई, कितनी बची, 1 किलोमीटर। तो प्रश्न का उत्तर प्यारे दोस्तों आएगा 1 किलोमीटर। जो बिंदु बी है, कौन सा, जो बिंदु बी है वो बिंदु एक्स से कितने दूर है साथियों, 1 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर है, इस बात को याद रखेंगे।
अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10 एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप सभी प्यारे साथी समझेंगे। प्रश्न में क्या बोला है, कथन है, 2 तर्क दिए हैं, बताइए इनमें से कौन किसका सही उत्तर होगा। जल्दी से सभी प्यारे साथी इसका उत्तर बता देंगे, ठीक है। प्रश्न में बोला गया है, क्या बोला है, क्या मीडिया की स्वतंत्रता की सीमा होनी चाहिए। क्या बोला है कि क्या मीडिया की स्वतंत्रता की सीमा होनी चाहिए। तो भैया आप तर्क देने आ गए, क्या तर्क दे रहे हो जल्दी से बता दो, क्या दे रहे हो जल्दी से बताओ। तो आप कहोगे हाँ प्रेस लोगों को गुमराह कर सकती है, ऐसा है क्या, जल्दी से बताओ। कह रहा है कि हाँ जो प्रेस है वो लोगों को गुमराह कर सकती है, इसका मतलब क्या है, बिल्कुल सही बात है। कह रहा है कि क्वेश्चन को समझो प्यारे दोस्तों, कह रहा है कि क्या मीडिया की स्वतंत्रता की कोई सीमा होनी चाहिए। तो अभी कहोगे हाँ यार सीमा तो होनी चाहिए स्वतंत्रता की, अर्थात कहने का मतलब यह है कि मीडिया को लिमिट की छूट देनी चाहिए। तो कह रहा है कि प्रेस लोगों को गुमराह कर सकती है, बिल्कुल सही बात है प्यारे दोस्तों, ये बिल्कुल सही है। अगर मीडिया को सरकार पूरी तरह से छूट दे दे तो ये कई ऐसे इशू हैं जो हकीकत में है नहीं, उनको भी बना देती है। आप देखते हो जैसे अभी रिसेंटली एक बात बताएं तुम्हें, जो है अपने भारत के पीएम कहीं अमेरिका गए थे, कहाँ गए थे, अमेरिका। तो यहाँ पर ये प्रेसिडेंट से मिले, तो मीडिया कह रही है भारत के पीएम अमेरिका पहुंचे। पहला क्वेश्चन, अमेरिका के पीएम ने भारत के पीएम का किया स्वागत। अरे भैया जब अमेरिका जाएगा वो पीएम तो प्रेसिडेंट उसका स्वागत तो करेगा ही, तो इसका मतलब है ये लोग गुमराह कर रहे हैं, एक ही बात को बार बार बढ़ा चढ़ा के बता रहे, इस कारण इनकी क्या होनी चाहिए, सीमा होनी चाहिए। तो पहला वाला तो तर्क बिल्कुल सही है। कह रहा है नहीं यह बे आवाज की आवाज बन सकता है, तो भैया ये तो गड़बड़ हो रही है। ये कह रहा है नहीं ये जो जिनके पास आवाज नहीं है मीडिया उनकी आवाज बन सकता है, ऐसा बिल्कुल भी कथन नहीं कह रहा है, ठीक है। कथन ने केवल स्वतंत्रता की बात की है, स्वतंत्रता की थोड़ी बहुत सीमा की बात की है। तो दोस्तों आप याद रखेंगे यहां पर इसका उत्तर बनेगा केवल एक पालन करता है। क्या बोलेगा, ओनली फर्स्ट तर्क मजबूत है, इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में आइए। क्वेश्चन नंबर 11 कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित है। कह रहा है एक निश्चित कोड भाषा में मैन को ये लिखा जाता है, डियर को ये लिखा जाता है, तो मैड का कोड क्या होगा। प्यारे दोस्तों गौर से देखो, एम ए और उसके बाद में आई है फिर एन है, क्या लिखा गया है, आप कहोगे सर 93 लिखा है, 93 के बाद में 64 लिखा है, ठीक है। इसके बाद देखो आगे, आगे क्या है, डियर, डी ई और उसके बाद में प्यारे दोस्तों ए और आर, ये डियर रहा। डियर को लिखा गया है 85, क्या लिखा है 85 और 32, ठीक है। कोड किसका पूछा है, आप कहोगे सर यहाँ पर जो कोड की बात हुई है वो मेंड की भैया, किसकी, मेंड की, MEN और डी, ठीक है। इसका कोड बताना है, तो भैया जो जिसके सामने वही उसका कोड है, जो जिसके सामने है वही उसका कोड है। तो आप कहोगे हाँ सर, तो एम के सामने क्या था, अभी गौर से देख लो, एम के सामने 9 है तो 9 से शुरुआत होगी, सभी विकल्प में हो रही है। ई के सामने 5 है तो 5 आएगा, 95 होगा, तो 94 वाले गलत हो जाएंगे, एक विकल्प गलत हो गया। एन के सामने 4 है तो 4 आएगा, और डी के सामने 8 है तो 8 आएगा, तो 95 48। प्यारे दोस्तों गौर से देखिए, 95 48 प्रश्न नंबर 11 का एकदम सही जवाब होगा, विकल्प नंबर 1 में दिया है, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे, जो जिसके सामने है उसका वही कोड है, कोडिंग डिकोडिंग का अच्छा क्वेश्चन है। अगले प्रश्न में आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है, क्या बोला है भैया, आप कहोगे कौन से शिक्षित पुरुष हैं परंतु नगर में रहने वाले नहीं हैं। क्या कह रहा है, कौन से शिक्षित पुरुष हैं परंतु नगर में रहने वाले नहीं हैं। तो नगर के लिए मतलब सर्कल में नहीं आने चाहिए, सर्कल में जितने भी नंबर आ रहे हैं, गौर से देखो, नगर में रहने वाले नहीं है तो सर्कल में जितने भी आ रहे हैं वो सब गलत हैं, अर्थात 4 भी नहीं होगा, 6 भी नहीं होगा, 12 भी नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा और 3 भी नहीं होगा। शिक्षित पुरुष, शिक्षित का पुरुष का मतलब है कि ट्राइंगल में आने चाहिए, और पुरुष का मतलब है किस में आने चाहिए प्यारे दोस्तों, ये आने चाहिए आप लोगों के आयत में, अर्थात आयत तो ये रहा, आयत में आएगा, ये आयत में आ जाएगा, और उसके बाद ट्राइंगल में भी आएगा, कहां पर, त्रिभुज में भी आएगा, इस बात को याद रखेंगे। गौर से देखो यहाँ पर ये त्रिभुज में भी आएगा, ठीक है, दोनों में आना चाहिए। तो आप बोलोगे दोनों में तो सर 11 नंबर आ रहा है, तो विकल्प नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 12 का सही उत्तर है। वेन आरेख में अच्छा प्रश्न पूछा जाता है, इस बात को याद रखेंगे, ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा तो आप लोग आसानी से उत्तर बता सकते हो, ठीक है। क्या बोला था, कौन से शिक्षित पुरुष हैं, शिक्षित और पुरुष दोनों में आना चाहिए, मतलब ट्राइंगल और आयत में, तो भैया दोनों में ऐसा ही विकल्प है जो 11 आ रहा है। चूंकि उसने बोल दिया था नगर में रहने वाले ना हो, तो इस कारण मैंने सर्कल के सारे नंबर काट दिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में आइए। क्वेश्चन नंबर 13 एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको देखिए, यह भी सादृश्यता से ही संबंधित है। कहा गया है दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर चुनिए। प्यारे दोस्तों लिखा है ए, के और यू, इसका संबंध किसी संख्या से है, ठीक है। क्या है, ए, के और यू, इनका संबंध किससे है, कोई संख्या होगी उससे है। लेकिन प्यारे दोस्तों साथ ही साथ इनकी सम संबंध यानी कि कह सकते हैं इनकी सादृश्यता जो दी है वो किससे दी है, सी, एम और डब्ल्यू, और इसके साथ में इसको लिखा गया है नीचे
क्या लिखा गया है, तो आप कहोगे सर इसको लिखा गया है DNX। क्या लिखा है भैया, DN और X, इस बात को याद रखेंगे। तो C 3 पर होता है, M 13 पर होता है, W 23 पर होता है। इसको क्या लिखा गया है, तो आप बोल सकते हो यहाँ पर D 4 पर लिखा गया है, N 14 पर लिखा गया है और X 24 पर। यानी कि हर बार में प्यारे दोस्तों प्लस का 1 हो रहा है। अगर ऊपर से नीचे आना है तो हर बार में +1 करना पड़ेगा। और भैया जब आप +1 करोगे तो A में 1 जुड़ेगा, K में 1 जुड़ेगा, U में 1 जुड़ेगा। A में 1 जोड़ने जाओगे तो B हो जाएगा, ठीक है। K में 1 जोड़ने जाओगे तो L हो जाएगा और U में 1 जोड़ने जाओगे तो V हो जाएगा। तो BLV इस प्रश्न का सही उत्तर होना चाहिए। विकल्प नंबर 4 में है BLV। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर आ जाओ 14 पर। कहा गया है नीचे दिए गए प्रश्न में अगली आकृति ज्ञात कीजिए। प्यारे दोस्तों अगली आकृति बताना है। एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, MCQ क्वेश्चन, अभी रिसेंटली एक एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। चलिए बताते हैं। 1 मिनट, क्वेश्चन तो गड़बड़ हो गया, कहाँ गया यार क्वेश्चन, गायब। अच्छा ये है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा। जल्दी से बताइए इसका उत्तर क्या होगा। देखो गौर से समझो प्यारे दोस्तों। सबसे पहले तो आप देखेंगे तो ऊपर की ओर एक एक आकृति पकड़ लेंगे। तो पहले ऊपर की ओर ये एरो गया है, फिर नीचे की ओर एरो है, फिर ऊपर की ओर एरो है, फिर नीचे की ओर एरो है। तो अगली बार जो प्यारे दोस्तों एरो होगा वो कहाँ पर होगा, ऊपर की ओर होना चाहिए। कहाँ पर, ऊपर की ओर होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अब क्या बोलोगे, अब आप डॉट गिन लो। ये डॉट 2 हैं, फिर 4 हैं, फिर 6 हैं, फिर 8 हैं। तो अगली बार में जो डॉट की संख्या होगी वो कितनी होनी चाहिए, आप कहोगे सर 10 होनी चाहिए। तो दोस्तों 10 डॉट कहाँ पर दे रखे हैं, देखो यहाँ पर 7 हैं, गलत हो जाएगा। यहाँ पर अगर देख रहे हो आप 2 नंबर में हो सकता है बन जाए, 3 नंबर में देख रहे हो तो ये भी हो सकता है बन जाए, चौथा नहीं बनेगा चूंकि एरो दूसरी तरफ है। अब गौर से समझेंगे प्यारे दोस्तों। एक तरफ हमारे पास जो डॉट हैं वो किसके शेप में है, एक आपके इसके शेप में है, इस आकृति को बोलते हैं क्या बोलते हैं, वर्ग के शेप में। एक तरफ डॉट हमारे पास वृत्त के शेप में है, एक तरफ वर्ग के शेप में है। गौर से देख लो प्यारे साथियों, अगर आप क्वालिटी बढ़ाएंगे 360 करेंगे तो समझ में आएगा। एक आपको वृत्त के शेप में मिलेगा, एक मिलेगा वर्ग के शेप में। तो भैया देखो मेरी बात को समझना है आप लोगों को। कहाँ से, यहाँ पर मैं बता देता हूँ ये कौन सा है, ये आपका वर्ग का शेप दे रखा है, यानी कि चारों भुजाओं समान वाला। इसके बाद दूसरी तरफ वर्ग का शेप दे रखा है, इसके बाद फिर पहली तरफ वर्ग का शेप दे रखा है, ठीक है। फिर दूसरी तरफ वर्ग का शेप दे रखा है। इसके बाद अगली बार में जो वर्ग का शेप आएगा वो पहली तरफ होना चाहिए। कहाँ पर, वर्ग की तरफ। वर्ग जो होगा वो पहली तरफ होना चाहिए। तो भैया यहाँ पर देखो विकल्प नंबर 3 में वर्ग का शेप दूसरी तरफ है, ऑप्शन नंबर 2 में वर्ग का शेप पहली तरफ है। तो उत्तर बन जाएगा इस प्रश्न का विकल्प नंबर 2। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। या तो आप इसको 480 में देख लीजिए या 360 में देख लीजिए, क्वालिटी बढ़ा के आपको समझ में आ जाएगा। प्रश्न का उत्तर विकल्प नंबर क्या होगा, 2 होगा। इस बात को याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में आओ। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला है न्यायाधीश, चोर और अपराधी प्यारे दोस्तों के बीच सही आरेख क्या होगा, बताओ। न्यायाधीश है, चोर है, अपराधी है। तो प्यारे दोस्तों सबसे पहले अगर नहीं आता है तो एक आरेख बना लो आप लोग, एक आरेख बना लो पहले वाले के लिए। पहले में क्या है, न्यायाधीश, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे। तो पहले में मेरे पास न्यायाधीश है। मुझे बताओ क्या न्यायाधीश चोर हो सकता है, आप कहोगे बिल्कुल नहीं हो सकता भैया, क्योंकि वो जज है। जज क्या है, चोरों को सजा देने वाला व्यक्ति होता है, तो ये चोर हो ही नहीं सकता। तो चोर अलग से आएगा। और मुझे बताओ क्या चोर अपराधी होता है, आप कहोगे हाँ सर चोर अपराधी होता है भैया। तो चोर जो होगा वो किसके अंतर्गत आएगा, अपराधी के अंतर्गत आएगा। इस बात को याद रखेंगे। अपराधी तो कई प्रकार के होते हैं, जैसे आपके छनैती में कुछ लोग आते हैं, कुछ चोर में आते हैं, कुछ वैसे कुछ अपराध में आते हैं, छेड़खानी वाले में, ठीक है। तो ये अलग अलग अपराध होते हैं। तो वो चोर जो होगा अपराधी के अंतर्गत आ जाएगा। तो आरेख न्यायाधीश के लिए अलग होगा और चोर और अपराधी, चोर अंदर अपराधी के हो जाएगा। इस बात को याद रखेंगे। ऐसा आरेख आप लोगों को विकल्प नंबर सी में मिलेगा। गौर से देख लो प्यारे साथियों, विकल्प नंबर सी क्वेश्चन नंबर 15 का एक महत्वपूर्ण उत्तर हो जाएगा। इस बात को याद रखेंगे। प्यारे साथियों आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आज की क्लास आप सभी को पसंद आई होगी। यदि क्लास प्यारे दोस्तों पसंद आई है तो आप लोग एक बार से सेशन को लाइक कर सकते हैं, दोस्तों में सेशन अपने शेयर भी कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ यार इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा चार्ज नहीं है। देखते रहिए आपका अपना परिवार लर्न विद डीएस सर। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, मस्त रहना, स्वस्थ रहना। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।